नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने करे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के हार्ड लेवल के क्वेश्चन, और आज हम करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक आपका लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया। तो इन सब से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन के पैटर्न देखने को मिले हैं यूकेपीएससी में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के उदारवादी सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? गलत कथन हमें चुनना है कि उदारवादी सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। अगर हम देखें, यह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है जो केवल उतनी ही सीमा तक अस्तित्व में रहता है जितनी व्यक्ति चाहते हैं, और स्टेट को नेसेसरी एविल या आवश्यक बुराई कहता है उदारवाद। तो उदारवाद का मेन थीम ही ये है कि वो राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। यह सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण और सर्वशक्तिमान राज्य की वकालत करता है। तो ये क्वेश्चन अगर देखें, ये स्टेटमेंट अगर देखें तो इसका बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या करता है, राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखता है, न कि पूर्ण और सर्वशक्तिमान राज्य की वकालत करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यह समय के अनुसार बदलाव के लिए राज्य में क्रमिक सुधारों का समर्थन करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये क्रमिक सुधारों का समर्थन करता है। और आखिरी स्टेटमेंट अगर हम देखें कि राज्य शासितों की सहमति पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना होता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी आपका जो उदारवादी सिद्धांत है उससे रिलेटेड अगर यहाँ पर गलत कथन देखा जाए तो एक ही कथन गलत है, जो कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि एक पूर्ण और सर्वशक्तिमान राज्य की वकालत उदारवाद नहीं करता है, क्योंकि ये राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखता है, मिनिमल स्टेट की बात करता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर यानी सही नहीं है, तो ये वाला कथन हमारा सही नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान नव मार्क्सवादी हैं? तो न्यो मार्क्सिज्म की बात की जा रही है कि कौन सा थिंकर है जो न्यो मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके सामने है। नव मार्क्सवाद जो आइडियोलॉजी है 20वीं सेंचुरी में डेवलप होती है। ये नए विचारक हैं, विशेषकर जो आपके जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ये आपके आर्थिक नियतिवाद से संबंधित करते हैं इसको। और इसमें अगर ऑप्शन देखें तो रोजा लग्जमबर्ग दिए हैं, हर्बर्ट मार्क्यूस दिए गए हैं, जुर्गेन हैबरमास, मैक्स हर्खाइमर। तो अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि रोजा लग्जमबर्ग की अगर बात करें तो रोजा लग्जमबर्ग जो है ये क्लासिकल मार्क्सिज्म से संबंधित है। क्लासिकल मार्क्सिज्म यानी ये क्या है, शास्त्रीय मार्क्सवादी हैं। तो शास्त्रीय मार्क्सवाद से संबंधित हैं आपके रोजा लग्जमबर्ग। और अगर बाकी की बात की जाए तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड हैं आपके हर्बर्ट मार्क्यूस, जुर्गेन हैबरमास और आपका मैक्स हॉर्खहाइमर। ये सब जो हैं आपके नव मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। तो अगर हमें ऑप्शन में चुनना हो तो सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक भी इन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड है, नव उदारवाद से संबंधित है। नव उदारवाद में गलत कथन हमने पहचानना है। नव उदारवाद व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो कि बिल्कुल सही है। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वायत्तता का समर्थन करता है। और इससे रिलेटेड जो मेन की थिंकर आपके आते हैं वो आपके आ जाते हैं हेयक हैं, न्यू लिबरलिज्म से संबंधित। इसके अलावा फ्रीडमैन, इनके नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं। फ्रीडमैन कभी पहचानने को आ जाता है कि नव उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद से रिलेटेड थिंकर्स कौन से हैं। इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक। तो ये तीन थिंकर तो मेन आपको ध्यान रखना है, जो नव उदारवाद से संबंधित विचारधारा, नेगेटिव लिबर्टी पे ये विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, मिनिमल स्टेट की ये बात करते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पूर्ण स्वायत्तता चाहते हैं ये व्यक्ति की,
की और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, दार्शनिक रूप से नव उदारवाद मानव जीवन की नियतिवादी दृष्टिकोण का खंडन करता है। हाँ, बिल्कुल सही है, नियतिवादी दृष्टिकोण का ये खंडन करता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। नव उदारवाद व्यक्तियों के लिए जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन करता है। नहीं, ये राज्य की नेगेटिव नकारात्मक भूमिका का समर्थन करता है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग यानी कि सही आंसर हमारा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें गलत कथन ही चुनना है। और नव उदारवादी मानव संबंधों की सहज व्यवस्था की प्रधानता में विश्वास करते हैं, जिसका उदाहरण मुक्त बाजार है। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट भी ये देते हैं। और वेलफेयर गरिमापूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा वेलफेयर स्टेट के ये आलोचक हैं। वेलफेयर स्टेट के आलोचक हैं ये ध्यान रखना है कि वेलफेयर स्टेट के ये आलोचक हैं, सकारात्मक भूमिका राज्य की नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा जब ये विचारधारा डेवलप होती है तो उसके बाद से आपका जैसे IMF WTO इनका डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि इनमें से गलत स्टेटमेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं और एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, और इसमें से हमें सही उत्तर चुनना होगा। CB मैकफरसन से रिलेटेड है। मैकफरसन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रारंभिक उदारवाद को इन्होंने स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। और इसका कारण बताया गया है कि यह व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं के मौलिक के रूप में मानता है, क्षमताओं को एक तरह से मौलिक के रूप में मानता है, क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। CB मैकफरसन का कथन है। कारण भी इसका सही है, कथन सही है, कारण सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जो CB मैकफरसन है बहुत इम्पोर्टेंट हुए हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड हैं। और द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, तो ये इनकी एक फेमस बुक है जो आपको ध्यान रखनी है। CB मैकफरसन A और R दोनों सही है, R की सही व्याख्या भी करता है। अगला इस क्वेश्चन हम देखते हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य के संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। आप देखिए, राज्य से संबंधित मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में जो गलत कथन है वो हमें चुनना है। आसान है ये क्वेश्चन। देखिए, राज्य समान की अधिसंरचना का एक घटक है। गलत कथन हमें चुनना है, ध्यान देना है कि राज्य जो है समान की अधिसंरचना का एक घटक है, जो कि सही कहा है। अधिसंरचना का एक घटक है राज्य। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य को बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। अब देखिए, फैक्ट पकड़ना है, बलपूर्वक उन्मूलन की बात कर रहे हैं। अगला स्टेटमेंट भी देखते हैं, राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजनों की संरचना है। बिल्कुल वर्ग विभाजनों की संरचना है, यानी राज्य का जन्म ही वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है, ऐसा कहा था मार्क्स ने। अधीनस्थ वर्गों के लिए राज्य सदैव अधिनायकवादी होता है। जो अधीनस्थ वर्ग हैं, यानी जो निचले तबके वर्ग हैं या कमज़ोर जो वर्ग हैं, उनके लिए जो शक्तिशाली वर्ग है वो हमेशा शासन करता है, यानी अधिनायकवादी होता है राज्य। तो आप देखें, अगर ये भी सही है मार्क्सवाद के बारे में, ये भी सही है। यहाँ जो डाउट लग रहा है वो बलपूर्वक उन्मूलन की। ये तो कहा है कि सर्वहारा क्रांति के बाद जो है राज्य का उन्मूलन होगा, लेकिन बलपूर्वक उन्मूलन की बात नहीं करी है। क्या कहा है कि राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ऐसा कहा था मार्क्स और एंजल ने कि जब आपकी सर्वहारा क्रांति आएगी उस क्रांति के बाद राज्य का धीरे धीरे उन्मूलन होगा, यानी बलपूर्वक उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे राज्य जो है वो लुप्त हो जाएगा। और ये एंजल और मार्क्स ने कहा था। बात आपको ध्यान रखनी है, यानी हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ अभी भी आप ले सकते हैं, काफ़ी टाइम है। आप डेली अगर एक एक दो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ओनली 499 में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ में फुल लेंथ 10 टेस्ट दोनों पेपर के आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं
प्ले स्टोर से स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड करके। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि लिबर्टी से रिलेटेड है। स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पे हमें विचार करने हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले बात की गई है इज़ाया बर्लिन की। तो इज़ाया बर्लिन की अगर बात करें हम, तो इनके अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता कार्य करने की स्वतंत्रता है, न कि स्वयं कार्य है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा जो नेगेटिव लिबर्टी है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी फेमस बुक है, जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं और नेगेटिव लिबर्टी पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे ये बताते हैं कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो कार्य करने की है, न कि स्वयं कार्य है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो रॉबर्ट नॉजिक की अवधारणा में राज्य द्वारा लगाए गए दायित्वों को अधिकतम करके स्वतंत्रता को सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है। रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी, अभी हमने देखा था, या इच्छातंत्रवादी, स्वेच्छातंत्रवादी भी इन्हें कहा जाता है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉजिक क्योंकि स्वेच्छातंत्रवादी है और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनका बुक है और इसमें ये मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा लगाए गए दायित्वों को अधिकतम करना, अधिकतम करने की बात नहीं करते हैं, ये न्यूनतम राज्य की बात करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर से हेयक की अगर बात करें तो हेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य के मनमाने नियंत्रण का शिकार नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रेडरिक हेयक की अगर बात करें तो फ्रेडरिक हेयक कहते हैं कि जो एक तरह से स्वतंत्रता की जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो परिभाषा थी, उसको ये थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उस स्थिति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य के मनमाने नियंत्रण का, यानी किसी का मनमाना नियंत्रण आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये बोलते हैं कि बाध्यता का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये कहते हैं फ्रेडरिक हेयक। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी इनकी फेमस बुक है और ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो, यानी पहला सही है और तीसरा सही है, तो हमें चुनना है सही विकल्प। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन फिर से बर्लिन से रिलेटेड है। आइजिया बर्लिन के स्वतंत्रता पर विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये बर्लिन के स्वतंत्रता पर स्टेटमेंट है और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले बर्लिन के अनुसार आज़ादी के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता खुद काम करना नहीं है बल्कि यह काम करने का अवसर है। बिल्कुल, कार्य नहीं है। अभी पिछला ही स्टेटमेंट हमने देखा, कार्य नहीं है, एक कार्य करने का अवसर है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में यह विचार भी सम्मिलित है कि व्यक्ति अपना मालिक हो और उसके उच्चतर आत्म का उसके निम्नतर आत्म पर प्रभुत्व हो। ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये विचार सम्मिलित है कि व्यक्ति अपना मालिक तो हो और उच्चतर आत्म जो उसका है उसके निम्नतर आत्म पर प्रभुत्व भी रहे। और अगला और लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र से संबंधित है, जो कि बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं कि जो बर्लिन है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता को ये नेगेटिव लिबर्टी से रिलेट करते हैं, न कि पॉजिटिव लिबर्टी से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉजिटिव लिबर्टी की बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को समाज, अधिकार, समानता व न्याय के साथ जोड़ती है। राज्य इसमें हस्तक्षेप रहता है और ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा का जन्म प्रारंभिक उदारवाद से हुआ। देखिए, प्रारंभिक उदारवाद कहाँ है? जो आपके जॉन लॉक हैं, जब ये क्योंकि जॉन लॉक जो हैं उदारवादी विचारधारा के जन्मदाता हैं, तो जन्मदाता माने जाते हैं लॉक। और लॉक के अलावा अगर बात करें तो अन्य जो थिंकर हुए हैं इस टाइम पे, तो उन्होंने, यानी प्रारंभिक विचारों में लॉक हो गया, हॉब्स हो गया, और इनके विचारों में आपका सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं देखी जाती है, सकारात्मक धारणा नहीं बल्कि नकारात्मक धारणा देखी जाती है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक धारणा का जन्म प्रारंभिक उदारवाद से नहीं
हुआ है। पॉजिटिव लिबर्टी का जो जन्म है वो प्रारंभिक उदारवाद नहीं बल्कि पाश्चात्य उदारवाद से हुआ है। और इस अवधारणा के जो विचारकों की बात करें तो वो ग्रीन आ जाते हैं। ग्रीन इस तरह के विचारक, ग्रीन हो गया, या मिल ने बाद में किया था समर्थन, तो इस तरह के विचारक इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। सीबी मैकफर्सन व जॉन रॉल्स सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स की बात की जा रही है। अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक कौन से थिंकर हैं और पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो मैकफर्सन हो, जॉन रॉल्स हो, टी.एच. ग्रीन हो, इसके अलावा आपका थॉमस हॉब्स हो, तो ये सब जो हैं आपके सकारात्मक, थॉमस हॉब्स तो नेगेटिव लिबर्टी के हैं, टी.एच. ग्रीन हो गया, हीगल, रूसो, और इसके अलावा आपके मैकफर्सन हो गया, जॉन रॉल्स हो गए, ये सब आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, और आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। पढ़ना है स्टेटमेंट को। अगर हम देखें, किसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना स्वतंत्रता के अन्य अर्थों से करने का प्रयास किया, जो क्रमशः राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति के रूप में स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर है हेयक। अब हेयक के बारे में ध्यान रखना है कि एक तो इनकी बुक है रोड टू सर्फडम, एक ये बुक ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। अब ये बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही वो बुक है जिसमें ये क्या करते हैं, स्वतंत्रता के 3 टाइप बताते हैं। और ये 3 टाइप क्या क्या बताते हैं, पहले बताते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरी बताते हैं आंतरिक स्वतंत्रता, और तीसरी बताते हैं शक्ति के रूप में स्वतंत्रता। तो अगर पूछा जाए कि हेयक ने जो अपना लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का 3 रूपों में वर्गीकरण किया है वो कौन सी बुक में किया है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में किया है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और रोड टू सर्फडम इनकी और एक फेमस बुक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आंसर हमारे हो जाएंगे F.A. हेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, स्वतंत्रता से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में हमने विचार करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट कि गेराल्ड मैकलम ने स्वतंत्रता को त्रयी संबंध के आधार पर परिभाषित किया। गेराल्ड मैकलम, जो कि स्टेटमेंट सही है। ये कहते हैं त्रयी में यानी त्रिकोणीय संबंध ये बताते हैं, एजेंटों, बाधाओं और अंत एक तरह से बताते हैं कि ट्रेडिक रिलेशन बिटवीन एजेंट्स, कॉन्स्टेंट एंड एंड्स। तो त्रयी संबंध ये बताते हैं गेराल्ड मैकलम, ये सही है। लास्की ने घरेलू स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। लास्की जो है घरेलू स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए घरेलू स्वतंत्रता के समर्थक कौन है, तो ये हॉब हाउस है। हॉब्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, हॉब हाउस। तो हॉब हाउस जो है ये घरेलू, हाउस से रिलेट करके रखिएगा, हॉब हाउस ये घरेलू स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। पूछा जाता है एग्जाम में और याद करना बहुत आसान है इसको कि हॉब हाउस घरेलू स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की है, जो कि स्टेटमेंट आपका सही है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सारी लास्की की बुक्स हैं। लास्की की बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ये लास्की का नहीं है, घरेलू स्वतंत्रता का, हॉब हाउस का है। दूसरा गलत हो जाता है, पहला और तीसरा हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। अवसर की उचित समानता जॉन रॉल्स से रिलेटेड है। जटिल समानता ये जोशुआ कोहेन से रिलेटेड नहीं है। सामर्थ्य की समानता की बात अमर्त्य सेन करते हैं। संसाधनों की समानता की बात डॉर्किन करते हैं। ये भी आपका सही है।
अब हमें देखना है कि गलत कौन सा है। गलत है जटिल समानता। सरल समानता और जटिल समानता कई बार हमने डिस्कस किया है, अपनी थ्योरी क्लासेस में किया है, क्वेश्चन कई बार दिया गया है। तो ये किसका है? ये माइकल वाल्जर का है। तो माइकल वाल्जर बात करते हैं सरल समानता और जटिल समानता की। इनकी फेमस बुक किस में? स्फीयर ऑफ जस्टिस में। तो स्फीयर ऑफ जस्टिस में ये बात करते हैं, समानता के दो प्रकार बताते हैं, सरल समानता और जटिल समानता। विमर्शी लोकतंत्र से रिलेटेड है जोशुआ कोहेन। विमर्शी लोकतंत्र, तो ये एक नाम आपको ध्यान रखना है, विमर्शी लोकतंत्र। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से ये रिलेटेड हैं आपका, तो ध्यान देना है। स्फीयर ऑफ जस्टिस में माइकल वाल्जर समानता के दो प्रकार बताते हैं, जिसमें ये सरल समानता और जटिल समानता की बात करते हैं। तो जोशुआ कोहेन नहीं, ये माइकल वाल्जर का है। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने वैश्विक न्याय के लिए सर्वदेशीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? देखिए, वैश्विक न्याय के लिए सर्वदेशीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक एक करके। ब्रायन बेरी हैं, चार्ल्स बेटिस हैं, थॉमस पोगे हैं, हिलेल स्टेनर हैं, चार्ल्स जोन्स हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्विक न्याय से रिलेटेड सर्वदेशीय दृष्टिकोण, क्योंकि सर्वदेशीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक, अगर हम देखें थॉमस पोगे को, थॉमस पोगे वैश्विक न्याय की बात करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश जो हैं वो गरीब देशों के लिए जिम्मेदार हैं। यानी गरीब देशों की जो स्थिति है उनकी जिम्मेदार कौन है? वो विकसित देश हैं, इनके वजह से इनकी ये स्थिति है। तो एक तरह से सर्वदेशीय दृष्टिकोण का समर्थन थॉमस पोगे नहीं करते हैं। ये विकसित और गरीब देशों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो विकसित देश हैं उनके या जो गरीब देश हैं उनके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, और नेगेटिव ड्यूटीज़ की बात करते हैं थॉमस पोगे। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो थिंकर हैं, चाहे ब्रायन बेरी हैं, चार्ल्स बेटिस हैं, हिलेल स्टेनर हैं या चार्ल्स जोन्स हैं, ये आपके वैश्विक न्याय के लिए सर्वदेशीय दृष्टिकोण से संबंधित है। यानी ए, बी, डी और ई हमारा सही हो जाएगा। ए, बी, डी और ई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1974 में प्रकाशित न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों व साध्यमूलक सिद्धांत में अंतर निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया? अब तो पहले पहचानना है कि किस पुस्तक में किया गया। ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्यमूलक सिद्धांत में अंतर करने वाले थिंकर आपको अगर पता है तो आप आसानी से बता दोगे। ये कौन है? ये रॉबर्ट नॉजिक हैं। अब रॉबर्ट नॉजिक की बुक इनमें से पहचाने अगर, तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो रॉबर्ट नॉजिक की जो बुक है वो इनमें से कौन सी है? एनार्की है, ये मिसटाइप हो गया, ये एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनकी बुक है। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में ये न्याय के सिद्धांत के प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं साध्यमूलक सिद्धांत, दूसरा बताते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत। और इसके बाद साध्यमूलक सिद्धांत को ये बोलते हैं जो परिणामों पे बल देते हैं, और ऐतिहासिक जो सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत पे ये फोकस करते हैं। और ऐतिहासिक सिद्धांत को भी 2 प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं कि एक पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, और दूसरा अनपैटर्न है। तो 2 प्रकार बताते हैं आपके, और अनपैटर्न का यहाँ ये क्या करते हैं? अनपैटर्न का समर्थन करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्यमूलक में किस पे फोकस करते हैं? ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक के 2 पार्ट बताते हैं, पैटर्न और अनपैटर्न, और इनमें से अनपैटर्न पे फोकस करते हैं। तो ध्यान रखना है, आंसर इसका हो जाएगा एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक की बुक है, कब प्रकाशित हुई? 1974 में। बहुत फेमस है, ईयर भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। कौन सी शब्दावली है जो जॉन रॉल्स से रिलेटेड नहीं है? अगर हम यहाँ देखें, अज्ञानता का पर्दा रॉल्स के सिद्धांत में आता है। लॉकी अपरंतुक, लॉकी अपरंतुक जो है ना, इसकी बात रॉबर्ट नॉजिक करते हैं अपने सिद्धांत में, लॉकी और कांटी अपरंतुक। तो ये रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड है, न कि जॉन रॉल्स से। मूल स्थिति, ये भी रॉल्स के सिद्धांत की विशेषता है। विशेष पूर्वता क्रम, ये भी आपके जॉन रॉल्स के सिद्धांत का पार्ट है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन और लेक्सिकल प्रायोरिटी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। लॉकी अपरंतुक जो है ये रॉबर्ट नॉजिक के, लॉक के संदर्भ में दिया था इन्होंने, उनसे संबंधित है। तो लॉकी अपरंतुक जो है वो रॉबर्ट नॉजिक से रिलेट करता है, न कि आपका जॉन रॉल्स से।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समूह मतभेदों को ध्यान में रखने के साधन के रूप में विभेदित नागरिकता की धारणा का समर्थन करता है? विभेदित नागरिकता की धारणा, तो एक बहुत फेमस बुक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। तो अगर आपको ये बुक ध्यान है तो आप आंसर भी समझ गए इसका, और नहीं ध्यान है तो मैं बताते चलता हूँ। तो जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस ये बुक है, किसकी है? आइरिस मेरियम यंग की है। और इसी बुक में ये विभेदित अधिकारों पर बल देते हैं और विभेदीकृत नागरिकता का कॉन्सेप्ट देती हैं। तो विभेदीकृत नागरिकता की धारणा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आइरिस मेरियम यंग ने दिया। कौन सी बुक में दिया? जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस इनकी फेमस बुक है। इसमें ये इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर कि वैधता के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ वैधता का सिद्धांत है और धारणा से संबंधित थिंकर दिए गए हैं। वैधता का उदारवादी सिद्धांत, शक्ति सत्ता जो वैधता हमारा कॉन्सेप्ट है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। वैधता का उदारवादी सिद्धांत रेड जोसेफ ने दिया है। वैधता का विमर्श सिद्धांत किसने दिया है? ये जुर्गेन हैबरमास ने दिया है। वैधता के संकट की भी बात करते हैं हैबरमास। वैधता की सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा, ये डेविड मिलर की नहीं है, ये किसकी है? ये मैक्स वेबर की है। तो ये मैक्स वेबर की है आपका वैधता की सामाजिक वैज्ञानिक धारणा। वैधता का एगोनल सिद्धांत, ये विलियम कॉर्नोली से ही रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना है कि वैधता की जो सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा है वो मैक्स वेबर से रिलेट करती है, न कि आपके डेविड मिलर से रिलेट करती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। वैधता के जो सिद्धांत हैं, 4 टाइप के ये सिद्धांत तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि किससे कौन सा थिंकर रिलेट है। नोट डाउन कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को, जो भी लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ध्यान नहीं रहता है तो उनको नोट डाउन जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशेल फूको की शक्ति की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मिशेल फूको की शक्ति की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, ये बताना है। जहाँ भी शक्ति है वहाँ प्रतिरोध की संभावना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कहा है मिशेल फूको ने कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध की संभावना होती है। शक्ति व्यवस्था में धन की तरह प्रभावित होती है, यानी शक्ति को धन माना, शक्ति को धन नहीं मानते हैं मिशेल फूको। तो ये ध्यान रखना है, शक्ति को धन या शक्ति पैसे की तरह है। ये फेमस स्टेटमेंट है एक, शक्ति पैसे की तरह है। किसका है? ये पार्सन्स का है, टैलकॉट पार्सन्स का ये स्टेटमेंट है। तो ये रिलेट नहीं करता आपका मिशेल फूको से, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। और प्रशासकीयता के संयंत्र के माध्यम से हम अभिशासन के विषय के अनुरूप के रूप में निर्मित होते हैं। प्रशासकीय का जो संयंत्र है उसके माध्यम से हम अभिशासन के एक विषय के रूप में निर्मित होते हैं। ये भी आपका मिशेल फूको का अनुरूप नहीं है, ये स्टेटमेंट है इनका, ये भी है, ये नहीं है। और अवधारणा के अनुरूप नहीं है, तो नहीं कौन सा है? शक्ति व्यवस्था धन की तरह, ये टैलकॉट पार्सन्स का है, यानी सेकंड हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें वो चुनना है जो इनसे रिलेट नहीं करता है, तो केवल सेकंड ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इनसे रिलेट नहीं करता है। आइए अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का। मैक्स वेबर राजनीति को क्या मानता है? तो मैक्स वेबर की बात की जा रही है, राजनीति को क्या मानता है? गूढ़ ज्ञान मानता है, गूढ़ ज्ञानवाद, अनुमान की कला, पेशा या क्रिया विशेषण संबंधी गतिविधि। लगता आसान है, क्वेश्चन मुश्किल है। ये पेशा मानता है, तो पेशा हमने कैसे समझा कि पेशा मानता है? इनकी एक फेमस बुक है पॉलिटिक्स एंड वोकेशन, पॉलिटिक्स एज वोकेशन मतलब पेशा, व्यवसाय। तो एक पेशा मानता है ये। इसके अलावा एक इनके और फेमस बुक ध्यान रखिएगा, साइंस एज वोकेशन। साइंस को भी एक पेशे के रूप में व्यक्त किया है आपके मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर राजनीति को क्या मानते हैं? एक पेशा मानते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इनकी एक और बुक आप ध्यान रख सकते हैं। और पॉलिटिक्स एज वोकेशन और साइंस एज वोकेशन, 2 बुक तो इनकी आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है। तो मैक्स वेबर राजनीति को एक पेशा मानते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। सारे क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और
नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे किसी और यूनिट से, और उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।